हेलो 12th क्लास स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम। मैं साक्षी आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पॉलिटिकल साइंस की वीडियो। तो आज से हम अब पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं बिगनिंग से। तो फर्स्टली हम जो इंडिया वाली बुक है उसके चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं। ये मैशअप भी हो सकता है कि मे बी बीच में आपके लिए वर्ल्ड वाली बुक के चैप्टर्स आ जाए, तो जैसे पॉसिबल होगा वैसे करते हैं। फिलहाल हम जो इंडिया वाली बुक है हमारी स्वतंत्र भारत की राजनीति, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं आपको पहले इस बुक के बारे में थोड़ी डिटेल बताना चाहूँगी। इस बुक में हम वो सब पढ़ने वाले हैं कि जैसे जब भारत आज़ाद हुआ 1947, उसके बाद भारत के सामने क्या क्या चुनौती थी और कैसे कैसे भारत फेस किया, और जब हमें ये इतनी अच्छी गवर्नमेंट और आज के लेवल पर जो हम एजुकेशन या जो भी हम योजनाएं यूज़ कर रहे हैं वो कैसे बनी, कैसे स्टार्ट हुई, भारत ने कितना स्ट्रगल किया अपनी आज़ादी के बाद भी, इतनी बड़ी जनसंख्या के होने के बावजूद, इतनी सारी अक्षेत्रीय आकांक्षा के होने के कारण कौन कौन सी अक्षेत्रीय आकांक्षा ऐसी उभरी जिनके कारण भारत की अखंडता को लगा कि हाँ ये तो बहुत मुश्किल था। तो ये सब बातें हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है ये, और एग्ज़ाम पॉइंट के लिए भी बहुत अच्छी, मस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं आप इस बुक को, क्योंकि एनसीईआरटी तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस बुक में पढ़ते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। आज हम इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो आप सभी में से स्टार्ट करेंगे सिलेबस को। फर्स्टली हम चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन, देन उसके एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर जाएंगे। तो पहले आज एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौती, योर फर्स्ट चैप्टर। तो हमारा पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या क्वेश्चन बुक से या एनसीईआरटी से पढ़ते वक्त बन रहा है वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी जानते हैं भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इन इंग्लिश कहें तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। और आप जानते हैं कि भारत को आज़ादी के साथ विभाजन भी मिला था। मतलब जो जिसे हम इंडिया के नाम से जानते थे, अब वो दो भूमिगत पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसको एक को आज पाकिस्तान और एक को आज भारत ही कहा जाता है। तो ये कैसे बना, क्या सहमति रही, उसके बारे में हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें बात आती है, जो इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी का स्टार्टिंग में ही पढ़ेंगे कि भारत को रात को कहते हैं कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत को आज़ादी मिली थी। और उस समय जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक स्पीच दी थी। तो उस स्पीच का नाम क्या था वो आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ये 1 मार्क्स के लिए मस्ट क्वेश्चन हो जाता है इस चैप्टर से। तो उसको हिंदी में कहते हैं भाग्यवधू से चीर प्रतिशत भेंट, और इन इंग्लिश कहते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल फर्स्ट पेज पर ही लिखा हुआ है। तो अब उसके बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी के बारे में बताया, मतलब इस चैप्टर की थोड़ा सा भूमिका के टाइप में आपको बताया हुआ है कि क्या से क्या, मतलब क्या हम पढ़ने वाले। तो इसने स्टार्टिंग में जो बताया वो मैं आपको बता रही हूँ कि भारत आज़ाद होना कोई आसान तो था नहीं, क्योंकि भारत इतने सालों से ब्रिटिश गवर्नमेंट का गुलाम रहा है। तो भारत के आज़ाद होने के साथ उसको विभाजन मिला, उसको पाकिस्तान नाम का एक और देश बन गया भारत से। और हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का जो जन्म कह सकते हैं या फिर उसकी मांग, वो धर्म के आधार पर हुई थी कि मुस्लिम लोग चाहते हैं कि उनका देश अलग हो। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन और बनता है कि डिमांड किसने शुरू की थी पाकिस्तान की। तो हम पढ़ते हैं इसमें मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की मांग की थी, उसके बाद पाकिस्तान बना था। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत से हमारा अभिप्राय है कि ऐसे दो राष्ट्रों के सिद्धांत, ऐसे दो राष्ट्र बनाए जाएं जो एक, जिसमें सिर्फ एक में हिंदू रहें और एक में मुस्लिम रहे, और मुस्लिम जो पार्ट होगा उसका नाम पाकिस्तान है। ये क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन 2 नंबर में आता था ये, कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया या पाकिस्तान बनाने की मांगे क्या क्या थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। यही आपके फर्स्ट पेज पर थोड़ा सा इसके बारे में बताया हुआ है कि कैसे कितनी हिंसा हुई थी। बाकी तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी यहाँ थोड़ा बताया हुआ कि हिंसा हुई, विस्थापन की त्रासदी, ये सब इसमें आप थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़िए, बेसिक सा है फर्स्ट पेज। उससे आगे चलते हैं। तो अब भारत आज़ाद तो हो गया, पर अब उसके सामने चुनौतियाँ थी कुछ। तो हम उन चुनौतियों के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट बनता है कि भारत के सामने क्या क्या चुनौती थी, या स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने मुख्य चुनौतियाँ क्या थी। ये 3 नंबर में भी और मे भी 5 में भी बनता है, और बोर्ड में आया हुआ है पहले, तो इसको हम अच्छे से डिटेल में करते हैं।
तो अगर हम इसको स्टेप वाइज डिवाइड करें तो हम मान सकते हैं कि भारत के सामने 3 मुख्य चुनौतियाँ थी। पहली थी कि भारत को एकता के सूत्र में बांधना। आप सभी जानते हैं कि भारत आज़ाद हुआ, हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो गए, पर ये तो है नहीं कि सारे ही मुस्लिम पाकिस्तान चले गए या सारे ही हिंदू वहाँ से आ गए थे। और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा भारत में सिख, जैन, यहूदी, ईसाई और भी अन्य धर्म थे। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि जो मुस्लिम यहाँ रह गए हैं उनको ये ना लगे कि हम हिंदुओं को ज़्यादा प्रभावित किया जा रहा है भारत में, या वो ज़्यादा मतलब अपना ज़्यादा वो अब एक लेवल पर वो ज़्यादा माने जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिए भी ये ज़रूरी था। दूसरा कि भारत में ये नहीं है कि एक ही बोली है या एक ही तरह की संस्कृति। आप सभी जानते हैं हरियाणा पंजाब की संस्कृति अलग है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति थोड़ी सी मेल खाती है पर थोड़ा अलग तो है ही। फिर हम अगर साउथ साइड जाते हैं तो बिल्कुल ही अलग है, और इस साइड भी बहुत अलग है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो इसलिए ये मुख्य चुनौती थी भारत के सामने कि कैसे भारत को एकता के सूत्र में बांधा जाए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें ज़रूर दी होगी। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो भारत के सामने दूसरी मुख्य चुनौती लोकतंत्र को कायम करना। आज़ादी से पहले ही नेताओं के बीच ये सहमति थी कि हम भारत में लोकतंत्र को ही अपनाएंगे। राजतंत्र को लेकर कोई ये क्वेरी नहीं थी किसी को भी कि राजतंत्र करना है, लोकतंत्र पहले ही स्पष्ट है कि हम लोकतंत्र अपनाएंगे, और सहमति भी थी इस पर। तो लोकतंत्र उसके लिए हमने संविधान बनाना शुरू कर दिया आज़ादी से पहले ही। वो बात अलग है कि संविधान लागू 2 साल बाद हुआ, बट उसके कुछ रूल्स के बारे में हमें पता था, जैसे मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य जो हमारे कर्तव्य हैं उनके बारे में सबको पता था कि हाँ ये बातें हम संविधान में जोड़ने वाले हैं। तो और सरकार कैसे चलेगी उसके बारे में भी सब कुछ संविधान में लिखा गया। तो अब आज़ाद तो हो गए हमने संविधान भी बना लिया है, मतलब ऑलमोस्ट तो बन ही चुका है ना, ये आप लगभग हो ही रहा था वो कंप्लीट। तो ये था कि अब वो बन तो गया पर उसको लोगों में अप्लाई करना जरूरी है। हमें सिर्फ एक ऐतिहासिक संविधान को ऐतिहासिक दस्तावेज बनाकर नहीं रखना है, उसको लागू करना है। तो दूसरी मुख्य चुनौती थी लोकतंत्र को कायम करना। तीसरी मुख्य चुनौती है कि विकास कैसे करें, कि विकास ऐसा, आप सभी जानते हैं विकास ये नहीं है कि सिर्फ ग्रोथ हो। मतलब मान लीजिए 1947 में हमारी जनसंख्या लगभग अप्रोक्स लगा रहा हूँ मैं, आई एम नॉट श्योर कि जनसंख्या इतनी थी या नहीं, पर हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं यहाँ पर कि भारत की जनसंख्या मान लीजिए 11,000 है और 1947 में 11,000 है। 1955 या 51 में 50 में लगाए थे वो 17,000 हो गई। तो ये विकास नहीं है कि हम सिर्फ जनसंख्या में बढ़ोतरी करें। विकास है कि आप लोग मनुष्य की आय में वृद्धि होना, उसकी उच्चतम जीवन स्तर में वृद्धि होना, संसाधनों तक पहुंच, ये सब विकास के हैं कि इस चीज़ को विकास में कहा गया। तो इसलिए ज़रूरी था कि विकास ऐसा हो जिसमें हर राज्य या हर जाति या हर धर्म के लोगों का विकास संभव हो। ऐसा ना हो कि अल्पसंख्यकों को लगे कि हिंदुओं का ही ज़्यादा विकास हो रहा है, या नॉर्थ और साउथ को लगे कि नॉर्थ वालों का ज़्यादा विकास हो रहा है, साउथ वालों का कम विचार हो रहा है। क्योंकि भारत में बहुत सारी विचारधाराएं थी। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। एक गिलास में आधा गिलास पानी है तो कुछ लोग कहेंगे कि आधा गिलास भरा हुआ है, तो कुछ लोग कहेंगे कि आधा गिलास खाली भी है। बात तो दोनों ठीक है पर विचारधाराओं का डिफरेंस है ना। तो यही भारत में था। तो ऐसी विकास की अवधारणा यूज़ करनी थी जिससे कंप्लीट भारत का विकास संभव हो। तो ये 3 मुख्य चुनौतियाँ भारत के सामने थी। एकता के सूत्र में बांधना, दूसरा लोकतंत्र की स्थापना करना, और तीसरा विकास। ये तीनों आपके बड़े क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और छोटे क्वेश्चन में, इसलिए आपको इसके बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए। आप बुक से इसके बारे में ज़रूर पढ़ें। वहाँ पर कुछ बुक में कुछ बॉक्स दिए होते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं, जैसे मॉडल संस्कृति जो स्कूल हुए हैं अभी जो CBSE से हैं, या कोई CBSE का स्टूडेंट भी मेरी वीडियो देख रहा होगा, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगी या तो वो खुद बुक्स जो बॉक्स हैं बुक में उनकी रीडिंग करें, और अगर आपको इन पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बात करें। अगर पॉसिबल हुई तो ज़रूर हम बॉक्स पर भी आएंगे, पर फिलहाल हम अभी चैप्टर पर ही चलते हैं। उसके बाद हमारा NCERT में टॉपिक है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। विस्थापन जो यहाँ से गए उनको स्थापना करना, और पुनर्वास जो वहाँ से आए हैं उनको बाद में कैसे सेटल किया जाएगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहले हम जानते हैं कि विभाजन की मांग मैंने आपको बताया मुस्लिम लीग ने की थी द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के। स्टार्टिंग में कांग्रेस ने इसे मना कर दिया था मानने से, पर बाद में ब्रिटिश इंडिया के ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि
हम पाकिस्तान को बना देंगे। और कहीं ना कहीं इसमें माना जाता है कि जिन्ना थे उन्होंने इसकी बहुत मांग की थी और इस पर वोटिंग भी हुई थी, जिसमें मुस्लिम लीग और मुस्लिम जो भारत की जनसंख्या है उस समय उन्होंने वोट किया था कि हाँ उन्हें पाकिस्तान चाहिए, इसलिए मुस्लिम लीग जीत गई थी अपनी वोटिंग के अकॉर्डिंग और उसके बाद पाकिस्तान बनने की बात शुरू हुई थी। तो विभाजन के समय ये था, आज़ादी से पहले ये तो फिक्स हो गया कि हाँ 14 अगस्त को मध्यरात्रि हमें आज़ादी मिल जाएगी। आपने शायद एक बॉक्स में महात्मा गांधी जी ने लिखा हुआ है कि कल हमें आज़ादी मिलेगी, इस बात की खुशी है, पर कल हमारा देश 2 भागों में बंट जाएगा, इस बात का दुख है। तो इसलिए ये कल खुशी का भी दिन है और दुख का भी दिन है। तो विभाजन के समय हुआ ये, ब्रिटिश इंडिया ने हो गया तय कि पाकिस्तान तो बनेगा, पर ये जितना आसान है उतना लग नहीं रहा, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिश इंडिया के समय बहुसंख्यक ये तय हुआ कि जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक है, मतलब जहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है, उस एरिया को हम पाकिस्तान डिक्लेयर कर देंगे। बट प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिश इंडिया में कहीं पर भी बहुसंख्यक में मुस्लिम थे, पर उतने नहीं थे जितना उन्होंने एस्टिमेट लगाया था। मुस्लिम जनसंख्या कई पार्टों में बहुत ज़्यादा थी तो कहीं में बहुत कम भी थी। तो आखिर में आकर ये तय हुआ कि जो पंजाब साइड जो है एरिया है उस वहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है और बंगाल की तरफ भी मुस्लिम बहुसंख्यक है, इसलिए दो पाकिस्तान बनेंगे। एक पाकिस्तान जो हमारे पंजाब की तरफ है और एक पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश की तरफ है। आज उसे बांग्लादेश कहते हैं, बट उस टाइम पर उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है। अब ऐसा कोई तो रास्ता नहीं था जो दोनों पाकिस्तान को एक साथ मिला सके, तो इसलिए ये तय हुआ कि एक पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान, तो ये कंफर्म हो गया। पर प्रॉब्लम ये थी अभी तक 15 अगस्त तक ये तय नहीं हुआ था कि कौन सा हिस्सा क्या है। लोगों को पता ही नहीं है कि जहाँ वो रह रहे हैं वो हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान है। इतनी 15 अगस्त को रात को सबको पता लगा कि हाँ, लोग बड़े विचलित हो गए एकदम। आप कहीं पर रह रहे हैं और आपको कहा जाए कि रात रात में घर खाली करो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई। जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक में थे वहाँ हिंदुओं और सिखों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ। जहाँ पर हिंदू जनसंख्या ज़्यादा थी वहाँ पर मुस्लिमों की ज़्यादा थी, वहाँ पर मुस्लिमों के साथ दुर्व्यवहार बहुत ज़्यादा हुआ। जो यहाँ से रेलें जा रही हैं भरकर, उसमें जो मुस्लिम है उनकी खातिरदारी की जा रही है, उनको अच्छा खाना पियाना दिया जाए। बट जो हिंदू बहुसंख्यक है उनको जो हिंदू अल्पसंख्यक है जो उधर से आ रहे हैं उनको मार दिया जा रहा है। क्या उनकी स्त्रियों को वहाँ से किडनैप कर जबरन शादी की जा रही है, जबरन उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। उनके साथ कह सकते हैं हम हरेसमेंट जैसे केस सामने आए उस समय बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों ने ये कहकर अपनी बेटियों या अपनी घर की महिलाओं को मार दिया कि घर की इज्जत कहीं बाहर ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई। पहले गवर्नमेंट को लगा था कि थोड़े टाइम बाद ये बंद हो जाएगी, कि अभी रोष है लोगों में, पर इसने इतना ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लिया था कि उस समय एस्टिमेट लगाया जाए तो 10 लाख के आसपास लोगों को मरना पड़ा था। जो मर नहीं पाए, किसी तरह बचकर आ गए, उन्हें बहुत कुछ सालों तक शरणार्थी शिविर में रहने पड़ा। जैसे आप लोगों ने गदर मूवी अगर देखी होगी तो उसमें भी दिखाया हुआ है ये त्रासदी। एक भाग मिल्खा भाग मूवी है, उसमें भी इसका कुछ थोड़ा सा पार्ट मतलब उसमें दिखाया हुआ है कि कैसे भारत पाकिस्तान का विभाजन हो और कैसे उन सबको आना पड़ा और शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा। तो कई सालों तक जो वहाँ से आए उनको शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा। तो ये विभाजन तो हुआ, उसके साथ ही इतना ज़्यादा सबसे बुरा यही था कि धन, मनुष्य और जैसे किसी का कारोबार अगर भारत में है पर उन्हें बात छोड़ दिया तो उनका कारोबार ख़त्म हो गया। ज़्यादा खाद्य पदार्थों की मांग होने लगी क्योंकि हिंदू मुस्लिम को खाना नहीं देना चाह रहे और मुस्लिम हिंदू खाना चाह रहे, पर पाकिस्तान में ज़्यादा खाना है या हिंदू में कम खाना है, तो इस वजह से ज़्यादातर एरिया में खाने की मांग बढ़ गई और इतने सारे लोग भारत में आए तो उनके खाने के एडजस्टमेंट करना, इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई। तो ये दुष्परिणाम थे आज़ादी के। और ये क्वेश्चन आता भी है कि आज़ादी के अच्छे परिणाम क्या थे और आज़ादी के बुरे परिणाम क्या थे। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रजवाड़ों का विलय। तो भारत जब आज़ाद हुआ उस समय भारत में 565 रियासतें थी। मतलब ऐसी जगह है जहाँ पर राजा राज कर रहे थे। वो ब्रिटिश के अधीन तो थे पर राज उन्हीं का था। ब्रिटिश सरकार उनको कंट्रोल करती थी बट राजाओं को ऊपर डिपेंड कर रखा था। हाँ,
पर राजा कोई बड़ा कानून अपने अकॉर्डिंग नहीं ले सकता, उसको ब्रिटिश इंडिया से पूछना पड़ता था। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश इंडिया ने ये बोला था कि या तो आप भारत में मिल जाओ या पाकिस्तान में मिल जाओ या आप अपना स्वतंत्र रहो। ये डिपेंड कर रहा था कि रजवाड़ों या राजाओं के ऊपर है कि वो क्या करना चाहते हैं। तो इतने अगर उस समय 565 रियासतों को भारत में शामिल नहीं किया जाता तो आप सोचिए आज भारत कैसा होता। तो भारत को ये बहुत बड़ी चिंता थी कि अगर रजवाड़ों का विलय नहीं हुआ तो भारत कभी देश ही नहीं बन पाता। अगर हमें हरियाणा से मान लीजिए तमिलनाडु भी जाना तो भी हमें वीज़े की ज़रूरत पड़ती। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि रजवाड़ों का विलय भारत में हो, जो भारत के राष्ट्र मतलब भारत में के क्षेत्र खंड में आ रहे हैं, और जो पाकिस्तान में आ रहे हो पाकिस्तान में जुड़ जाओ। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं था कि आपको भारत में ही जुड़ना है, ये राजाओं के ऊपर डिपेंड था। तो इसमें हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी भूमिका थी, जो उन्होंने 565 रियासतों को आज़ादी से पहले उन्होंने लगभग रियासतों को भारत में विलय करा लिया था, पर कुछ रियासतें को बाद में मिलाया गया था, जैसे जूनागढ़, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। हमें बुक में जो एक्सप्लेनेशन है वो हैदराबाद की और मणिपुर की दी हुई है। जूनागढ़ और कश्मीर के बारे में आपको डेट इनकी ज़रूर याद रखने की, कब विलय हुआ था। कश्मीर के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत ज़रूर बताना चाहूँगी। अभी हम हैदराबाद और मणिपुर के बारे में पढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर सरकार का नज़रिया करके एक हेडिंग है। आप उस टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब रजवाड़ों का विलय हुआ था तो उन्हें एक डॉक्यूमेंट पर साइन करने किया था, जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। तो ये 1 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन नाम का पत्र क्या था और इसका क्या काम था, तो आपको मैंने बता दिया है कि किसी भी देसी राज्य रजवाड़े जब भारत में विलय हुए तब इन्होंने अपनी सहमति पत्र के तौर पर इस पर हस्ताक्षर किए थे कि हाँ हम भारत में विलय होते हैं। तो अब हम हैदराबाद की तरफ चलते हैं। हैदराबाद के शासक को निज़ाम के नाम से जाना जाता था। वो एक मुस्लिम शासक था। जब भारत ने विलय की बात की तो उसने मना कर दिया था, क्योंकि निज़ाम जो था वो बहुत बड़ा मतलब निज़ाम जो हैदराबाद है वो आज का यहाँ एनसीईआरटी में भी आपको दिया हुआ है कि वो आज जो हमारा कुछ मतलब हैदराबाद के आसपास जो बहुत बड़ा एरिया था उस समय, जिसको आज हम हैदराबाद में, वो छोटा एरिया है, उस समय वो बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया था। और निज़ाम सबसे अमीर शासकों में भी गिने जाते थे विश्व के, सिर्फ भारत के नहीं, विश्व के सबसे अमीर शासकों में उनकी गिनती होती थी। तो इसलिए उन्होंने पहले मना कर दिया था कि वो विलय नहीं करेंगे भारत में। बाद में कुछ हिंसक आंदोलन हुए। निज़ाम के शासक के समय महिलाओं पर बहुत अत्याचार हुआ, तो महिलाओं ने भी इसके प्रति आरक्षण किया था। और एट लास्ट 1948 में भारत सरकार के सैनिक वहां पहुंचे और उन्होंने निज़ाम की सेना को अर्धबल को ख़त्म कर दिया था। और उसके बाद वहां पर लोकतांत्रिक संगठन आ गया। तो आपको ये विलय की डेट याद रखनी है, 1948 में भी दिसंबर होगा, सितंबर, 1948 सितंबर। और इस यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रज़ाकार क्या होते हैं, ये 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो निज़ाम ने अपना अर्ध सैनिक बल आरक्षण को ख़त्म करने के लिए भेजा था उसे रज़ाकार के नाम से जाना जाता है। तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि रज़ाकार क्या है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे हैदराबाद या निज़ाम का अर्ध सैनिक बल। नेक्स्ट है हमारा मणिपुर। मणिपुर में भी शुरुआती दौर पर मना कर दिया था कि हम रजवाड़ों में विलय नहीं करेंगे। हाँ, पर बाद में यहाँ पर सबसे पहले आम चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार के तौर पर जो सबसे पहले चुनाव हुए वो भारत में मणिपुर में हुए थे। और बाद में वहाँ चुनाव हुए और जो वहाँ मणिपुर कांग्रेस थी वो भारत में विलय चाहती थी, परंतु जो दूसरी पार्टियाँ थी वो नहीं चाहती थी विलय। पर एट लास्ट में विधानसभा के शासकों ने राजा को मतलब प्रेशराइज ना करते हुए भारत में विलय के हस्ताक्षर कर दिए थे। इसकी डेट होगी 1948 जून। तो ये भी आपको याद रखनी है। जो कुछ रजवाड़े थे वे पहले से चाहते थे कि हाँ वो भारत में शामिल होंगे। तो प्रॉब्लम ये
वो चाहते क्यों थे? क्योंकि भारत में जो आज़ादी से पहले प्रमुख नेता रहे वो भारत में थे, जैसे पंडित नेहरू का है, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सब कुछ प्रमुख नेता, आज़ादी के प्रमुख नेता, खुद गांधी जी स्वयं भारत में है। तो इसलिए कहीं ना कहीं रजवाड़ों का ये था कि हाँ, हमें भारत में ही जुड़ना है। दूसरा ये था कि भारत थोड़ा लचीला व्यवहार उनके साथ रख रहा था। जब जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता मांग हुई तो नेताओं ने जम्मू कश्मीर स्वतंत्रता मांग के लिए एग्री हुए, इसलिए जम्मू कश्मीर एग्री हो गए थे। अभी हम आगे पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के साथ क्या प्रॉब्लम रही थी। और क्षेत्रीय अखंडताओं की, जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी, मांग उठी तो उसका ऊपर भी स्वीकार कर लिया गया, थोड़ी सी नोकझोंक के बाद, पर भारत ने स्वीकार किया। तो भारत की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही, देसी रजवाड़े और सरदार वल्लभ भाई पटेल की चतुराई के कारण ही ये आज जो हम मैप देखते हैं वो पॉसिबल हुआ, नहीं तो मैं भी शायद ये ना पॉसिबल होता। भारत अत्यंत छोटे छोटे राज्यों में बंटकर रह जाता। तो कश्मीर जो है, कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। राजा हिंदू थे परंतु वहाँ की प्रजा मुसलमान थी, मुस्लिम कह सकते हैं हम। तो पहले जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने मना कर दिया था कि वो भारत में शामिल नहीं होंगे। तो आज़ादी के बाद 1947 के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था, और कश्मीर के राजा जब परेशान हो गए तो उन्होंने भारत से मदद मांगी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि ठीक है, हम मदद कर देंगे, पर आपको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे कि हाँ, आप भारत में ही विलय करेंगे। तो कश्मीर के राजा ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। हमारे वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पर सेना भी भेजी थी, और लगभग एरिया कश्मीर का जो पाकिस्तानी सेना ने कवर कर लिया था वो भारत के सैनिकों ने छुड़वा भी लिया था। परंतु हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में ले गए, जहाँ पर यह बात मतलब वहाँ के बड़े अफसरों ने ये मतलब लड़ाई को बंद करवा कर, और ये कहा गया था कि जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। बाद में शांतिपूर्ण तरीके से इस बात पर बहस होगी या इस बात का निर्णय लिया जाएगा। तो आज तक तो शांतिपूर्ण बहस ख़त्म नहीं हुई है। तो जो हमारा जितना कश्मीर हमारे पास है, हम मतलब जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसको हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं, और जो भारत पाकिस्तान के पास है उसको हम अधिकृत कहते हैं। पर जो पाकिस्तान है वो उसे आज़ाद कश्मीर के नाम से जानता है। वो पाकिस्तान का मानना है कि जो कश्मीर हमारे पास है वो आज़ाद कश्मीर है। तो ये कश्मीर का थोड़ा अलग से मुद्दा मैंने आपको बता दिया, वैसे एनसीईआरटी में नहीं है ये। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर है कि कश्मीर के बारे में एक संक्षिप्त नोट लिखे, तो आपको इस वीडियो से थोड़ा ये अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिला। अगर इसके बारे में किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, आई विल गिव यू एन आंसर। जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। तो 1920 में ही यह तय हो गया था कि जब भारत आज़ाद होगा तो जो उसके नए राज्य है या दोबारा राज्य बनाए जाएंगे उनको राज्य भाषा के आधार पर बनाया जाएगा। परंतु आज़ादी के बाद सिचुएशन वैसी नहीं रही, तो नेताओं को लगा कि अब ये ठीक नहीं होगा कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। पर इसकी मांग तो अब सबको आपको पहले बोल दिया जाए कि हाँ ये काम होगा, बट बाद में मना कर रहे हैं, तो उसके प्रति आक्रोश होना, आंदोलन होना थोड़े लाजमी थे। तो उस समय जो आज हम आंध्र प्रदेश पढ़ते हैं वो उस समय तमिलनाडु का मद्रास का हिस्सा था, जिसमें आज तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से और केरल का भी कुछ हिस्सा उसमें माना जाता है। तो उस समय आंदोलन हुआ आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर कि आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए भाषा के आधार पर। तो हाँ, एक प्रमुख नेता थे श्री रामल्लू, वो इसके लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, और 52 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। भूख हड़ताल पर ही उनकी मृत्यु हुई। उसी वजह से बहुत बड़े आंदोलन, अब पहले आंदोलन था कि आंध्र प्रदेश की, अब तो उनकी मृत्यु भी हो गई भूख हड़ताल की वजह से, तब भी नया राज्य नहीं बनाया जा रहा है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बहुत अत्यंत लड़ाई झगड़े के मामले सामने आए उस समय। तो अंत में 1952 में आकर आंध्र प्रदेश की मांग को समाप्त किया गया, और राज्य पुनर्गठन के आयोग के नाम पर ही 1952 में ही एक आयोग की स्थापना की गई।
अब आप देखिए आंध्र प्रदेश को तो हमने बना दिया, अब और भारत में और भी बहुत बड़े राज्य हैं, उन्होंने मांग करनी शुरू कर दी। तो 1992 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ बनाया गया, उसको ये कार्य सौंपा गया कि वो भाषा के आधार पर राज्यों को दोबारा बनाएंगे और मतलब अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करेंगे। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उन्होंने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। और अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो आज भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर किसी को यहाँ 9 का कन्फ्यूजन है तो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। दमन और दीव को अब एक काउंट किया जाता है, पहले इनको अलग अलग काउंट किया जाता था। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। एमसीक्यू वीडियो भी बहुत जल्दी ही आने वाली है इस चैप्टर की, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की भी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वैसे ऑल ओवर सिलेबस की पोस्ट है पहले चैप्टर वीडियो, बट हम कोशिश करेंगे कि वीडियो के साथ साथ आपको सिंगल चैप्टर के भी हम क्वेश्चन साथ साथ प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर किसी क्वेश्चन में आपकी क्वेरी है या किसी टॉपिक में आपको क्वेरी है या कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वैसे तो जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है वो ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रखते, अलावा कुछ क्वेश्चन है जो बोर्ड से पूछ जाते हैं, तो हम उसकी तरफ ही चलेंगे। बाकी आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन जरूर पढ़ें। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने स्कूल ग्रुप फ्रेंड ग्रुप के साथ शेयर करें जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है। और अगर आप हमारे विजय सर के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ऐड नहीं है तो वहाँ पर भी ऐड हो जाए, वहाँ पर डेली रूटीन में आपको काम दिया जाता है और न्यू वीडियो भी वहीं पर मिल जाएगी आपको लिंक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।